हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हर्टलैंड थ्योरी के बारे में। अ, ये बेसिकली मैकेंडर के द्वारा दिया गया थ्योरी है और पॉलिटिकल ज्योग्राफी और जियोपॉलिटिक्स में इसका बहुत ही अहम योगदान है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम मैकेंडर के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। ये बेसिकली ब्रिटेन का निवासी थे और इनका आप टाइम पीरियड देख सकते हैं 1961 से 1974 के बीच इनका 1861 से 1974 के बीच इनका टाइम पीरियड है। और एक मिनट, पेन चेंज कर लेते हैं। हाँ, तो इन्होंने ही हर्टलैंड थ्योरी दिया था। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे उन्होंने इस थ्योरी को सबसे पहले 1904 में प्रस्तुत किया था। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद उन्होंने इसमें संशोधन किया था। उसके बाद फिर से सेकेंड वर्ल्ड वार जब चल रहा था उस समय फिर से ये संशोधन करके वापस से इसको प्रस्तुत किए थे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे हर्टलैंड है क्या, ये शब्द का मतलब क्या है। आप यहाँ इसको पहले आप मैप में देखिए, ये जो एरिया है, ये जो आप एरिया देख रहे हैं, एक मिनट में, ये ईस्टर्न यूरोप और एशिया का ये जो रीजन है जिसमें अधिकतर रसिया का पार्ट आ रहा है और यूरोप का कुछ पार्ट आ रहा है, इस एरिया को उन्होंने पाइवोट एरिया कहा और इसी को बाद में उन्होंने हर्टलैंड कहा। उनके अकॉर्डिंग ये जो एरिया है वो सबसे सेफ है, पूरे वर्ल्ड में सबसे सेफ है अगर बात किया जाए सी पावर्स के अकॉर्डिंग। तो मतलब सी पावर्स इस पे कभी भी अपना कब्जा नहीं कर सकते हैं उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये तीन ओर से पहाड़ से घिरा हुआ है और एक साउथ की तरफ से नॉर्थ की तरफ से ये वाला जो रीजन है वो पूरा बर्फ से ढका हुआ है। तो इस पर कोई भी सी पावर वाला देश अपना आधिपत्य नहीं कर सकता है क्योंकि ये सबसे सेफ है उनके अकॉर्डिंग। तो ये तो था हर्टलैंड, इसी को उन्होंने हर्टलैंड कहा। अब एक एक करके हम शुरू से देखेंगे। 1904 में सबसे पहले उन्होंने प्रस्तुत किया था, उसके बाद 1919, फिर 1943। तो एक एक करके हम इसको देखने वाले हैं। सबसे पहले 1904 में उन्होंने रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के सामने एक रिसर्च पेपर प्रस्तुत किया जिसका नाम था द ज्योग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री। इसी में उन्होंने सबसे पहले इसका जिक्र किया था। और ये जो रिसर्च पेपर है वो उन्होंने ज्योग्राफिकल जनरल में, उस समय मैगजीन था उसमें ये प्रकाशित हुआ था। और इस रिसर्च पेपर में उन्होंने सबसे पहले संपूर्ण विश्व को तीन भागों में बांटा। सबसे पहला पाइवोट एरिया जिसको अभी हमने देख लिया है, और सेकेंड है इनर और मार्जिनल क्रिसेंट, इसको फिर से अभी मैप में देखेंगे। ये बेसिकली पाइवोट एरिया को घेरने वाला जो रीजन है, मतलब पाइवोट एरिया जिससे घिरा हुआ है उसको इन्होंने इनर और मार्जिनल क्रिसेंट का नाम दिया। और थर्ड है बाकी जो लैंड बचा, आइलैंड वाला रीजन, जैसे अमेरिका वगैरह, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ब्रिटिश आइलैंड हो गया, ये सब थर्ड वाले कैटेगरी में आता है। आप यहाँ रीजन देख सकते हैं। फर्स्ट वाले में जिसको अभी हमने देखा था मैप में, पाइवोट एरिया, इसका जो रीजन है वो वोल्गा, वेस्ट में वोल्गा रिवर से लेकर ईस्ट में साइबेरिया तक, ईस्ट और वेस्ट का इसमें रीजन दिया हुआ है। और नॉर्थ साउथ हिमालय, साउथ में हिमालय से लेकर नॉर्थ में आर्कटिक तक का ये रीजन, चारों क्षेत्र जिससे घिरा हुआ है, वो इन्होंने पाइवोट एरिया का नाम दिया। और ये जो रीजन है वो तीन ओर से पर्वत से घिरा हुआ है और साथ में डेजर्ट भी आप कह सकते हैं, और एक ओर से हिमाच्छादित है, यानी कि जो आर्कटिक वाला रीजन है नॉर्थ वाला, वो बर्फ से हमेशा ढका रहता है। तो ये जो रीजन है वो सबसे सेफ है, इस पे कोई भी हमला नहीं कर सकता है अकॉर्डिंग टू मैकेंडर। ये क्षेत्र अभेद्य है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि उन्होंने सी पावर्स को ध्यान में रखकर ये इन्होंने अपना थ्योरी दिया है। मतलब समुद्री शक्ति वाला शक्तिशाली देश इस रीजन पर कब्जा नहीं कर सकता है क्योंकि ये सबसे सेफ है। और सेकंड जो कैटेगरी है वो इनर और मार्जिनल क्रिसेंट का है। और इसमें वो रीजन आता है जो पाइवोट एरिया को घेरे हुए है। पाइवोट एरिया के चारों तरफ जितना भी रीजन है वो इसमें सेकंड वाली कैटेगरी में आता है। तो बेसिकली इसमें पश्चिमी यूरोप आ जाएगा, उत्तरी अफ्रीका और एशिया वाला रीजन आ जाएगा जो पाइवोट एरिया को घेरे हुए हैं। और ये दोनों कैटेगरी को मिलाकर उन्होंने नाम दिया वर्ल्ड आइलैंड, फर्स्ट और सेकंड, मतलब पाइवोट एरिया और आसपास के जितने भी रीजन है, मतलब इसमें यूरोप, अफ्रीका और एशिया, ये तीनों मिला के उन्होंने वर्ल्ड आइलैंड का नाम दिया, जिसमें
2/3 पार्ट ऑफ लैंड, पूरे वर्ल्ड का 2/3 पार्ट ऑफ लैंड आ जाता है इसमें, और 7/8 पार्ट्स ऑफ पॉपुलेशन, मतलब लगभग 90% पॉपुलेशन इस समय, उस समय शायद अभी भी होगा, इसी के अंतर्गत आता है, एशिया, यूरोप और अफ्रीका, ये तीनों मिलाकर। अब आते हैं थर्ड वाले कैटेगरी में, लैंड्स ऑफ आउटर इंसुलर क्रिसेंट। तो थर्ड वाले कैटेगरी में उन्होंने बाकी जो बचा, अमेरिका और आइलैंड वगैरह, ब्रिटिश आइलैंड, जापान आइलैंड, ये सब इसमें आता है। बोथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सहारा, हाँ इसमें सहारा के साउथ वाला भी, अफ्रीका का जो साउदर्न पार्ट है, सहारा के साउथ वाला पार्ट, वो भी इसी में आता है। ये एक एक्सेप्शनल आप मान सकते हैं। जापान, ब्रिटिश और अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, साउथ वाला अफ्रीका, साउथ अफ्रीका तो कंट्री हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, ये पाइवोट एरिया भी हमने देख लिया था, पाइवोट एरिया ये, और सेकेंड कैटेगरी यहाँ से शुरू होता है, ये आप मान सकते हैं ब्रिटेन को छोड़कर, ये सेकेंड कैटेगरी वाला आ जाता है। और थर्ड वाला आप देख सकते हैं, ये अमेरिका, दोनों अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सहारा, सहारा, ये सहारा के साउथ वाला अफ्रीका, ये सब थर्ड कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये तो था 1904 में उन्होंने जो डिवीज़न दिया उसके बारे में था। अभी तक इसमें हर्टलैंड वर्ड का जिक्र नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि हर्टलैंड शब्द का प्रयोग उन्होंने 1919 वाले में किया था। तो ये था 1904 का। आपको ये रिसर्च पेपर जो था इसका नाम याद रखना है, द ज्योग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री, 1904 में इन्होंने प्रस्तुत किया था रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के सामने। अब 1919 में, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार, देखो इसमें उन्होंने ये बताया कि ये जो रीजन है वो सबसे सेफ है, और इस पे कोई हमला नहीं कर सकता है इजीली, कोई अटैक इस पे अपना अटैक करके इस पे अपना प्रभुत्व नहीं जमा सकता है। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो थोड़ा सा इसमें उन्होंने चेंज किया, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद इसमें कुछ जो भी बैकग्राउंड था उस समय, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपना ये जो सिद्धांत है उसमें अपना चेंजेस किया। तो चेंजेस क्या क्या किया वो अभी हम देखने वाले हैं। तो उन्होंने एक बुक लिखा 1919 में, फर्स्ट वाले में उन्होंने रिसर्च पेपर बस दिया था, वो बुक नहीं था। तो ये बुक जो है डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटीज़ का नाम था, और इसी में उन्होंने फिर से अपना संशोधन प्रस्तुत किया। 1904 के लेख में जो उन्होंने सिद्धांत दिया था उसमें संशोधन किया। इसमें उन्होंने पाइवोट एरिया के स्थान पर हर्टलैंड का प्रयोग किया, हर्टलैंड, जो बाद में इसी थ्योरी के नाम से ही जाना गया, हर्टलैंड, हृदय स्थल सिद्धांत। तो हाँ, इसमें पाइवोट एरिया में थोड़ा सा चेंजेस किया, और उसमें कुछ एरियाज़ को और भी ऐड किया उसमें, जैसे कि बाल्टिक सागर, निचला और मध्य डेन्यूब घाटी, डेन्यूब रिवर का जो भी आसपास का क्षेत्र है, काला सागर, एशिया माइनर और अर्मीनिया। इसको मैप में भी देखने वाले हैं, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, ये पहले वाला था, ये तो पहले वाला था पाइवोट एरिया। अब इसमें इन्होंने ये वाला क्षेत्र भी ऐड कर दिया, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये भी सेफ जोन ही है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटेन अटैक किया था तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाया था, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने इसको भी सेफ मान लिया। अब इसमें पाइवोट एरिया में इसको भी ऐड कर दिया और इसको भी सेफ मान लिया, समुद्री शक्ति इस पर कब्जा नहीं कर सकते हैं। मतलब पहले तो उन्होंने ये वाला रीज़न बताया था, वो तो ठीक था, लेकिन ये वाले रीजन में भी वो लोग अटैक नहीं कर सकता है, क्योंकि ये भी सेफ है। तो उन्होंने 1919 में अपना क्षेत्र का आकार बढ़ा दिया और उसमें भी इसको ऐड कर दिया। आप यहाँ देख सकते हैं, ये वाला रीजन नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, और उन्होंने साथ में एक फेमस डायलॉग भी लिखा, हु रूल्स ईस्ट यूरोप कमांड्स हर्टलैंड, हु रूल्स हर्टलैंड कमांड्स द वर्ल्ड आइलैंड, वर्ल्ड आइलैंड वो दोनों मिलाकर, हु रूल्स द वर्ल्ड आइलैंड कमांड्स द वर्ल्ड। ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो उसने यही बोलने का कोशिश किया है कि जो पूर्वी यूरोप पर अपना आधिपत्य रखेगा, पूरे वर्ल्ड आइलैंड पर उसका जो भी है शासन हो जाएगा, और जो पूरे वर्ल्ड आइलैंड पर अपना कंट्रोल रखेगा वो पूरे 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 विश्व में अपना कंट्रोल जमाएगा। अब 1943 में उन्होंने फिर से संशोधन किया, क्योंकि इस समय सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था और अमेरिका भी उसमें शामिल था, और धीरे धीरे अमेरिका का उदय हो रहा था। उन्होंने तो शुरू में अमेरिका को इग्नोर किया, क्योंकि अमेरिका उस समय एक शक्तिशाली देश बनकर उभर ही रहा था, उस समय उतना
उसका दबदबा नहीं था। तो 1943 के बाद उन्होंने एक बार फिर से अपना सिद्धांत में संशोधन किया और एक न्यू आर्टिकल लिखा जिसका नाम था द राउंड वर्ल्ड एंड द विनिंग ऑफ द पीस। अब इसमें पूरे वर्ल्ड लेवल पे उन्होंने बात किया। शुरू में तो पहले एशिया और यूरोप के बारे में ही था और धीरे धीरे अब पूरे वर्ल्ड लेवल पे इन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो 1943 में ये जो उन्होंने आर्टिकल लिखा उसमें उन्होंने संशोधन करके ये कहा कि उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग यानी नॉर्थ अमेरिका और पूर्वी तटवर्ती देश, अटलांटिक के पूर्वी तटवर्ती देश यानी कि पश्चिमी यूरोप, ये जो दोनों एरिया है वो दोनों मिलकर हर्टलैंड को चैलेंज कर सकते हैं, उन्होंने ये कहा। क्योंकि ये दोनों एरिया उस समय उभर रहे थे, कह सकते हैं राइज हो रहा था, और ये दोनों क्षेत्र को उन्होंने मिडलैंड बेसिन कहा। एक न्यू टर्म यहाँ पर आ गया है, मिडलैंड बेसिन, मतलब नॉर्थ अमेरिका वाला रीजन और ईस्ट वेस्टर्न यूरोप का रीजन, ये दोनों एरिया को मिलाकर उन्होंने मिडलैंड बेसिन का नाम दिया। और ये दोनों जो एरिया है वो मिलकर यूरेशिया के रीजन जो हर्टलैंड में आता है उसको चैलेंज कर सकता है, उन्होंने ये कहा था। तो क्या ये बाद में इसका क्या इम्पैक्ट हुआ, आप देख सकते हैं बाद में चलकर यूएसएसआर वर्सेस अमेरिका कोल्ड वार चलने लगा। आप कह सकते हैं इसी के इन्फ्लुएंस में आकर मे बी हो सकता है, कहा जाता है कि इसी के इन्फ्लुएंस में आकर अमेरिका और यूएसएसआर का वर्ल्ड वार मतलब कोल्ड वार चलने लगा था। तो ये था पूरा सिद्धांत जो उन्होंने 3 पार्ट में, आप कह सकते हैं 3 पार्ट में उन्होंने दिया था संशोधन कर करके। अब इसका हम आलोचना देखेंगे। कोई भी सिद्धांत का क्रिटिसिज्म होता ही होता है, तो इसका भी क्रिटिसिज्म है कुछ। तो उन्होंने सबसे पहले जो सिद्धांत दिया था उसमें वो सी पावर्स को ध्यान में रखकर वो अपना सिद्धांत दिए थे, क्योंकि उस समय वायु परिवहन का उतना विस्तार नहीं था। वायु शक्ति आप जानते ही हैं 1919 में उतना नहीं था, वायु परिवहन का उतना विकास नहीं था। 1945 वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद विकसित हुआ था। तो वायु शक्ति को उन्होंने नज़रअंदाज किया, ये इनका क्रिटिसिज्म है। और सेकेंड पॉइंट है यूएसए की सामरिक शक्ति का सही आकलन नहीं, क्योंकि उस समय यूएसए उतना उभरा हुआ नहीं था। जैसे जैसे 1943 के आसपास अमेरिका भी वर्ल्ड वार में जब आ गया तब उन्होंने नया सिद्धांत प्रस्तुत किया और उसमें अमेरिका को भी एक शक्तिशाली देश बना दिया, कह सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट है दोनों वर्ल्ड वार में जर्मनी ने हाँ, आप ये उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि हर्टलैंड पर कोई अपना अधिकार जमा सकता है तो वो है जर्मनी। इसका लोकेशन जर्मनी का कुछ इधर है, तो जर्मनी से ही कोई अटैक करेगा तभी हर्टलैंड पर पूरा अटैक कर सकता है, क्योंकि और कोई अटैक कर ही नहीं सकता है उनके अकॉर्डिंग। मैकेंडर ने ये भी कहा था कि जर्मनी अगर अटैक करना चाहा तो अटैक कर सकता है बहुत ईजिली और अपना अधिकार जमा सकता है हर्टलैंड पर। बट ये भी गलत हुआ, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार में और फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी जर्मनी रूस पर अटैक किया था लेकिन दोनों बार हार गया। तो आप कह सकते हैं कि मैकेंडर ने ये जो कहा वो गलत साबित हुआ। तो अभी तक हमने पूरा देख लिया है हर्टलैंड थ्योरी क्या था, इसका आलोचना भी देख लिया। अब हम कुछ और छूट गया हो तो पहले चेक कर लेते हैं। उन्होंने 1919 में ये वाले रीज़न को ऐड किया था। तो ये जो थ्योरी है इसका कुछ फैक्चुअल चीज़ें ही एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे ये तीनों बुक्स और आर्टिकल का नाम पूछा जाता है। द ज्योग्राफिकल पाइवोट ऑफ हिस्ट्री 1904 में दिया था, और सेकेंड में उन्होंने डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटीज़ ये जो बुक लिखी थी 1919 में। इसको भी आप याद कर सकते हैं, ज़रूरी भी है ये याद करना। और थर्ड वाला जो है आर्टिकल जो उन्होंने लिखा द राउंड वर्ल्ड एंड द विनिंग ऑफ पीस, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और हाँ, ये फेमस जो स्टेटमेंट है ये भी ज़रूरी है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये थ्योरी जो है समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं, अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।